हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज हम भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार को डिस्कस करने वाले हैं। मौलिक अधिकार से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसको देखिए। आपके आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो आइए आप लोग इसको देखिए। मैं इसको बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाऊँगा और ये आप लोगों को बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक की बात करें तो मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। तो आज मैं आप लोगों को अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 हर एक अनुच्छेद को बताऊंगा, वो भी आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को ये याद रह सके। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको शुरुआत से। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा मतलब राज्य किसे कहेंगे। जो मौलिक अधिकार आपको प्रदान करते, मौलिक अधिकार राज्य ही प्रदान करेगी आप लोगों को, तो वो राज्य है कौन। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। और फिर अगला अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 13, इसमें कहा गया, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, लेकिन आसान शब्दों में हम समझाते हैं। इसमें लिखा गया कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद की ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार को संकुचित करे, मौलिक अधिकार को कम करने का प्रयास करे, तो वो मान्य नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा विधि अगर संसद बनाती है तो न्यायालय क्या करेगा, उसको अनुच्छेद 13 के तहत उसको निरस्त कर देगा, अगर मौलिक अधिकार को वो थोड़ा भी प्रभावी बनाता है, थोड़ा भी उसको कम करने का प्रयास करता है। तो इससे आप लोग 12 और 13 याद रखिएगा कि 13 में है परिभाषा, 12 में है परिभाषा और 13 में है मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। तो इस तरह से आप लोग 2 अनुच्छेद हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार को हम लोग बहुत सारा भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। इसमें है समानता का अधिकार। तो आइए एक एक करके सब अनुच्छेद को देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14, तो इसमें कहा गया कि कानून के सामने सभी समान होंगे, यानी विधि के समक्ष समानता। इसमें एक बात और भी कहा गया है, आप लोग उसको भी याद रखिए, कानून का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जो सरकारी नौकरियां निकलती है उसमें सभी को समान अवसर मिले, तो ये कहा गया अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 17 का बात करें तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन, आसान शब्दों में कहे तो छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तो इस तरह से आप लोगों का अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक हम बताए हैं। आइए एक बार इसको रिकॉल करवाते हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन की समानता, यानी नौकरियों में समानता। और 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और 18 में है उपाधियों का अंत। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका समानता का अधिकार को 14 से 18 तक को समाप्त कर लिया है। आइए हम लोग इसका आगे देखते हैं। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके सारे अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 19 में है अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 तरह की आज़ादी दी गई है। आप लोगों को पता है इसमें पहले 7 तरह की आज़ादी थी। तो जो अनुच्छेद 19 का 6 था ना, तो उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसमें था संपत्ति का अधिकार, तो इसको समाप्त कर दिया। अभी इसमें 6 है। आप लोगों को पता होगा 19 के 1 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोले तो बोलने की आज़ादी। 2 में है सभा करने की आज़ादी। 3 में है संगठन बनाने की आज़ादी। 4 में है चारों ओर घूमने की आज़ादी। 5 में है कि आप कहीं भी जा कर के बस सकते हैं। और 6 में संपत्ति का अधिकार था, उसको निरस्त कर दिया गया है। और 7 में है कि कहीं भी आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अनुच्छेद को याद रख लीजिए। हम कभी इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत होगा तो। और अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण। इसमें क्या लिखा हुआ, अपराधों के सजा के संबंध में संरक्षण। एक अपराध की एक सजा की बात की गई है। आसान शब्दों में याद रखिएगा आप, दोष सिद्धि से संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
और अनुच्छेद 21 का को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये एग्जाम में लगातार पूछते रहता है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना कि अनुच्छेद 21 में है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का 21 के ए में शिक्षा का अधिकार, मुफ्त शिक्षा का अधिकार। तो और एक बात ये भी याद रखना है कि इसको जो ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। आप लोग को ये भी थोड़ा याद में रखना है। और अब फिर आगे देखते हैं। तो आगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब अगर आपको गिरफ्तार कर रहा है कोई, तो उस टाइम आप उससे कारण जान सकते हैं, मनपसंद वकील रख सकते हैं। तो इस सब टाइप का जो आपको फ्रीडम मिलता है वो अनुच्छेद 22 के तहत मिलता है। तो एक बार इसको विभाजित करते हैं। अनुच्छेद 19 में है बोलने की स्वतंत्रता, 20 में है अब दोष सिद्धि से संरक्षण, 21 में है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, और 21 के को में है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। और आइए हम लोग अब आगे देखते हैं, इसके अगले पार्ट को देखेंगे जिसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिया गया है। तो आइए अब फिर आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है, अरे यार अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से संरक्षण। और अनुच्छेद 24 में याद रखना है आप लोगों को कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों जैसे खतरनाक काम में काम करने पर निषेध किया गया है। तो आप लोगों को ये दो याद रखना है कि मानव तस्करी बंधुआ मजदूरी 23 में है, और 24 का आप लोग याद रख सकते हैं 24 से 14 यानी 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखानों पर काम करने पर रोक। तो इस तरह से हम लोगों का ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और अगला पार्ट में हम लोग देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है। आइए एक एक करके इसके सभी अनुच्छेदों को देखते हैं। तो इसका पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। इसमें धर्म मानने और प्रचार करने की आज़ादी, या साफ शब्दों में इसको कहें आसान शब्दों में, तो इसमें कहा गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में इसमें कहा गया है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है 25 में। और अनुच्छेद 26 में है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आप लोगों को याद रखना है 25 में व्यक्तिगत और 26 में सामूहिक। सामूहिक मतलब क्या, जैसे कोई धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, मैनेजमेंट आदि, ये सब इसमें आते हैं। और अनुच्छेद 27 में है कि धार्मिक कार्य के लिए अगर कहीं धन जमा होता है तो उस पर टैक्स नहीं देना है। ये है अनुच्छेद 27 में। और फिर आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 28 को। अनुच्छेद 28 में है कि जो सरकारी संस्थान है ना, जो सरकारी वित्त से संचालित होते हैं, तो उस पर कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 में इसके बारे में कहा गया है। तो आप लोगों को ये याद रखना है अनुच्छेद 28 में क्या है, 27 में क्या है, 26 में क्या है, 25 में क्या है। आप लोगों को ये याद हो गया होगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार फिर से थोड़ा स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख लीजिएगा, 1 या 2 बार देखिएगा, आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगा। हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताए हैं आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं अगला पार्ट को, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो जो अल्पसंख्यक है ना, उसके संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हम लोग को दिया गया है। और इसका वर्णन है अनुच्छेद 29 से और अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और आइए दोनों अनुच्छेद को हम लोग देख देते हैं डिटेल से। अनुच्छेद 19 में है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार। और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार। तो आपको याद रखना है कि 29 में है अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार, और 30 में है कि अल्पसंख्यक अपना स्कूल कॉलेज खोल सकता है, सरकार उसको भी वित्त पोषित करेगी। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला भाग भी हो गया। अब आइए फिर आगे देखते हैं। अगला है संपत्ति का अधिकार। आप लोगों को पता होगा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है 1978 में। आप लोगों से सवाल ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि इसको अब कहाँ रखा गया है। तो ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब कानूनी अधिकार बन गया है। इसको भाग 12 के, अक्सर भाग पूछता है, बच्चे क्या करते हैं अनुच्छेद याद कर लेते हैं, इसका भाग याद नहीं करते। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये भाग 12 के आर्टिकल 300 के ए में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भाग 12 का 300 के ए में है ये। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, अब वो भाग 12 के 300 के ए में कानूनी अधिकार बन गया है। तो आइए इस तरह से हम लोग का ये भी हो गया।
और अगला भाग देखते हैं। ये संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट इसको भाग बोल सकते हैं। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा भी कहा है। अक्सर ये भी एग्जाम में पूछता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। और इसके बारे में एक और कथन है कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला मौलिक अधिकार कौन है, तो ये अनुच्छेद 32 हो जाएगा। आप लोगों को इसको थोड़ा याद रखना है। और इसमें क्या है, इसमें ना मौलिक अधिकार को अगर कहीं पे आपका थोड़ा हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बारे में इसमें इसका उल्लेख है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट जारी करता है। वो रीट वाले टॉपिक में हम लोग आप लोगों को अच्छे से बता देंगे। तो अभी याद रखिए कि ये मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान की आत्मा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं। और फिर अब आगे देखते हैं। अब आगे है अन्य महत्वपूर्ण, जो इसमें और 3 प्रावधान बचे हुए, आप लोग इसको देख लीजिए। अब है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 में है कि सेना, पुलिस या खुफिया एजेंसी के जो सदस्य हैं, उसमें जो व्यक्ति हैं, तो उसके मौलिक अधिकार को अगर ऐसा लगे सरकार को तो वो थोड़ा प्रतिबंध लगा सकती है। राष्ट्रपति के माध्यम से ही मौलिक अधिकार में प्रतिबंध लग सकता है, आप लोग ये जानते होंगे। तो ये सेना, पुलिस या खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, उसके मौलिक अधिकार को थोड़ा प्रतिबंधित लगाने के बारे में इसमें कहा गया है अनुच्छेद 33 में। और अनुच्छेद 34 का बात करें तो इसमें कहा गया कि जहाँ सेना कानून लगता है ना, जिसको हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं, तो वहाँ पे मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं होता है, कुछ सीमित हो जाता है। तो अनुच्छेद 34 आप लोग समझ गए। और अनुच्छेद 35 में है कि मौलिक अधिकार को और प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 35, 34 और 33 हम लोगों ने इसको भी देख लिया। इस तरह से हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 को डिटेल से आसान भाषा में हम लोग समझ गए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा। और आप लोग इसको अगर एक बार नहीं होता है तो एक बार और देख लीजिएगा इसको, इससे आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगा। और आप लोग इससे कभी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, जो हर एग्ज़ाम में पूछता ही है, आप लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। और आप लोग अगर इसको समझ गए हैं तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में कोई कंपनी खोलने से रोका जा रहा है, तो आप लोग बताइए कि किस मौलिक अधिकार का उसका हनन किया जा रहा है। ऑप्शन भी दे सकते हैं, पर आप लोग ऐसे ही बताइए इसको, और फिर हम आप लोगों का कमेंट को हम लोग वहाँ पे नोटिस करेंगे हम। तो ठीक है, फिर आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों से। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।